दोस्तों जय श्री कृष्णा। तो आज हम पढ़ते हैं SA 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, आज का ऐसे पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं, आज का ऐसे बहुत छोटा है, लेकिन एक बात है इस ऐसे में ना ICAI ने ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मतलब 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट हैं, आपको भी लगेगा कि अरे वाह मज़ा आ गया, लेकिन एक तो दो क्वेश्चन ऐसे होंगे मैं आपको करवाऊंगा। पहले मैं आपसे उसका आंसर पूछूंगा, आप नहीं दे पाओगे क्योंकि ICAI ने पता रटवा रखा है कि ये क्वेश्चन पूछा तो यही लिखना है, ये क्वेश्चन पूछा तो यही लिखना है। बच्चा क्वेश्चन पढ़ के लिखेगा कुछ और, जो ICAI में इसमें मैथ में दे रखा है वही लिखेगा ना। लेकिन नहीं भाई साहब, ICAI मानता ही नहीं है, मतलब कुछ नया दे देता है, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। ICAI ने अगर 3 टॉपिक दे रखे हैं, क्वेश्चन को पढ़ के आपको लग रहा है कि शुरू के 2 लिखने हैं, ICAI पूछेगा लास्ट के 2। बच्चे का आधा आंसर ठीक हो जाएगा, बच्चा आधे नंबर घर ले जाएगा, बच्चे को कभी ज़िंदगी में नहीं समझ आएगा कि मैंने गलती करी क्या है। मतलब मेरे को नहीं पता यार, लेकिन ICAI के है ना क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको करके दे रहा हूँ। और आप मेरी क्लासेस दूसरे लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, बस इतना पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। मैं ICAI का ना क्वेश्चन का लिखने का पैटर्न तक समझा दूंगा। उसके बाद आपको है ना किसी क्वेश्चन आंसर करने के लिए कोई क्वेश्चन बैंक उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पता तो है ना, मैंने लास्ट टाइम जैसे कि बताया था वैसे ही करना है आपको। मतलब जो जो मैं रीड करवाता जा रहा हूँ वो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ वो तो आपको लर्न करने ही है, बाकी सब कुछ रीड करना है। चलिए आते हैं, जॉइंट ऑडिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट रुकना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। ऐसे 299 लेज डाउन द प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर एज लेड डाउन इन SA 200। देखो SA 200 के अंदर है ना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दे रखा है, ठीक है। तो उसको पूरा करना है हमें एज अ ऑडिटर, ठीक है। हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो तो हमें पूरा करना है, लेकिन SA 299 कह रहा है कि भैया एक कंपनी में एक से ज़्यादा ऑडिटर भी तो हो सकते हैं। तो वो जो एक से ज़्यादा ऑडिटर है ना, उसे बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर्स। तो उनको भी अपना अपना खुद का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है SA 200 में जो दे रखा है। तो वो ये कह रहा है, ठीक है, तो हमें इफेक्टिवली पूरा करना है। अच्छा, ये SA 200 का मैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको बता दूं क्या होता है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि ओपिनियन देनी है, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, और हमें मतलब रीजनेबल एश्योरेंस देना है, ये वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। However, it does not deal with the relationship between principal auditor who is responsible for uh, appointed to report on financial statement of the entity। ठीक है। अच्छा, ये क्या कहना चाहता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये, मान लो एक कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी के अंदर मैं 2 CA को बुलाता हूँ, एक CA A को बुला रहा हूँ, एक CA B को बुला रहा हूँ। तो क्या ये आपस में जॉइंट ऑडिटर्स हो गए? आंसर इज यस, ये हैं जॉइंट ऑडिटर्स। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि मान लो एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर जो ऑडिट करता है वो करता है P, और यहाँ पर जो ऑडिट करता है वो करता है CAQ। यहाँ पर CAP लिख देते हैं। क्या ये आपस में जॉइंट ऑडिटर है? आंसर इज नो, ये जॉइंट ऑडिटर नहीं है। होल्डिंग का अपना CA है, सब्सिडरी का एक अपना CA है, मेरी ब्रांचेज में अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, वो आपस में जॉइंट ऑडिटर्स नहीं है, वो तो कंपोनेंट ऑडिटर हो गया, ठीक है। जॉइंट ऑडिटर का मतलब है कि मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, जैसे एक एग्जांपल है बैंक। बैंक के केस में बैंक इतना बड़ा होता है, SBI का बैंक बहुत बड़ा है, उधर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक नहीं लगता है, अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लगते हैं, ठीक है। और हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी अपनी अपनी टीम होती है। जैसे रिलायंस में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं जो याद है मुझे, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब हो तो ये भी सकता था कि रिलायंस एक ही कंपनी से ले लेती, लेकिन नहीं, उसने 3 अलग अलग CA से ले रखा है। तो वो क्या होता है, 3 CA अलग अलग चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ऐसे बना है। ऐसे क्या करता है, ऐसे एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको काम करते हुए क्या क्या याद रखना है। तो कहीं पर भी मान लो वो तीनों फंस जाते हैं, तो ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो इस ऐसे में लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो ये लिखा है, व्हाट इज द जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जॉइंट ऑडिट होता क्या है, तो ये भी लिख रखा है। अ जॉइंट
Audit is a audit of financial statement of an entity by two or more auditors appointed in the objective of issuing the audit report. तो असलियत में तो वो ऑडिट रिपोर्ट ही देकर आ रहे हैं. अब देखो ऑडिट रिपोर्ट भी क्या दो जाएंगी या एक ही ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, अभी आगे बढ़ेंगे. अब क्वेश्चन तो यही आता है ना कि क्या दो दो रिपोर्ट जाएंगी, क्या आप दो चार्टेड अकाउंटेंट, तो आंसर इज नहीं, एक ही रिपोर्ट जाती है. ठीक है, मैं अभी से ही बता रहा हूँ आपको. दो भी जाएगी, वो अलग केस में जाएगी, अभी पढ़ेंगे. The practice of appointing more than one auditor to conduct audit of large entities has been in vogue for long time. Sometimes voluntary by the shareholder. देखो कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर ही चाहते हैं कि भाई इधर एक से ज़्यादा चार्टेड अकाउंटेंट आने चाहिए. ठीक है, तो हम जॉइंट ऑडिटर्स को बुलाते हैं, या फिर समटाइम लॉ की रिक्वायरमेंट होती है तो बुलाते हैं. तो ये ज़्यादातर किस में होता है, लार्ज एंटिटीज़ में ही होता है. लार्ज एंटिटीज़ में मान लो शेयर होल्डर को लग रहा है कि हमें ज़्यादा चाहिए तो या फिर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो भी. ठीक है, सच ऑडिटर्स नोज एंड जॉइंट ऑडिटर, उन ऑडिटर्स को जॉइंट ऑडिटर बोलते हैं. कंडक्ट ऑडिट जॉइंटली एंड रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी. ठीक है, साथ में मिलकर वो ऑडिट करते हैं, जॉइंटली ऑडिट करते हैं और फिर रिपोर्ट देते हैं. रिपोर्ट एक ही जाती है. ठीक है, अभी के लिए अपने दिमाग में यही रख लो. एक चीज़ ये भी देख लो, मेंबर्स ऑफ द कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर. मतलब ये डिसाइड कौन करेगा, मेंबर्स करेंगे. जो कंपनी के मेंबर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि हमें एक से ज़्यादा लोगों से ऑडिट करवानी है. अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स पे. ये सब कुछ बस आपको रीड करना है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पे. ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऐसे का, देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि टू ले डाउन ब्रॉड प्रिंसिपल, ये माँ की कर लेते हैं हम, टू ले डाउन ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स इन कंडक्टिंग द जॉइंट ऑडिट. मतलब हम उनके सिद्धांतों को, हम अपने उनके प्रिंसिपल्स को डिसाइड कर पा रहे हैं इस ऐसे की वजह से. मतलब अब सारे, अब ऐसे ना दिमाग में मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. कंपनी में 3 ऑडिटर आए हैं ABC. अब ABC के क्या क्या प्रिंसिपल्स रहने वाले हैं वो इस एसेज में डिसाइड होगा. ठीक है, इस ऐसे में मतलब हमें हेल्प मिलेगी ताकि हम उनके प्रिंसिपल डिसाइड कर सकें. टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म अप्रोच. यूनिफॉर्म अप्रोच का मतलब सिंगल अप्रोच या सेम अप्रोच लिख सकते हो. टू प्रोसेस द जॉइंट ऑडिटर, ताकि उन सबकी एक ही अप्रोच हो. देखो ये अगर ऐसे होता ही नहीं तो वो क्या करते हैं, वो आते बैठते, उनको पता ही नहीं है करना क्या है. वो कोई अपनी ऑडिट कर रहा है, कोई अपनी ऑडिट कर रहा है, उनको पता नहीं है रिपोर्ट देनी कैसे है. तो सब कुछ इस ऐसे में बताया है ताकि इसका ऑब्जेक्टिव है कि उनकी सेम ऑडिट रहे. ठीक है, और टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट एरियाज टू वर्क एंड कवरेज देयर ऑफ फॉर ईच जॉइंट ऑडिटर. मतलब कि हमें पता चल जाए कि कौन किस एरिया में काम करने वाला है. ठीक है, एक ये ऑब्जेक्टिव होता है. और इस ऐसे का एक और ऑब्जेक्टिव है, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर. मतलब इस ऐसे का एक और मतलब ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मान लो ABC आए हैं, मैंने A को काम दे दिया कि तू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक करेगा. ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी A की, B को कुछ और दे दिया, C को कुछ और दे दिया. B को एसेट्स दे दी, C को लाइबिलिटीज दे दी. लेकिन मैंने कहा कि देखो इसमें ना यहाँ पर कंपनी में इंटरनल कंट्रोल जो है ना वो तीनों की जिम्मेदारी है. अब इंटरनल कंट्रोल चेक करने की जिम्मेदारी तीनों की है, तो उसे बोलते हैं जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, और अगर कोई एरिया हमने डिवाइड नहीं किया वो भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही जाता है. वो भी आगे पढ़ेंगे. ठीक है, आगे आ जाओ. ये भी बस रीडिंग में ही आपको निकालना है. क्या लिखा है, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट और एलोकेशन ऑफ वर्क. देखते हैं. देखो इसमें सबसे पहले यहां पर पढ़ो, द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम of each of the joint auditors shall be involved in planning the audit. The overall audit strategy set the scope, timing and direction of the audit and guidelines. Development of the audit plan shall be established jointly. देखो होगा क्या, आपके जितने भी एंगेजमेंट पार्टनर है ना, अब क्या हुआ, ABC 3 जॉइंट ऑडिटर मैंने बताए आए. अब सबका अपना अपना एक एंगेजमेंट पार्टनर होगा, राइट. वो आएंगे, बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमारा ओवरऑल मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है. ठीक है, ये आता है आपका SA 300 के अंदर. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी आएगी SA 300 के अंदर. SA 300 के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं. आप वहाँ पर ऑडिट प्लानिंग करते हो टू स्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट, जिससे कि आप स्ट्रैटेजी सेट कर पाओ कि आपको कितना मतलब स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन दे पाओ ऑडिट को.
और एक डेवलप कर पाओ ओवरऑल ऑडिट प्लान को। ठीक है, लिख लेना जो मैंने बोला, या फिर कोई बात नहीं मत लिखना। ठीक है, तो वो ऐसे 300 के अंदर जो ऑडिट स्ट्रैटेजी है वो आप डिसाइड कर पाओ, स्कोप देख पाओ, टाइमिंग देख पाओ, डायरेक्शन देख पाओ। ठीक है, तो वो सब कुछ आप देख पाओ। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है प्लानिंग हम कर रहे हैं इन डेवलपिंग द जॉइंट प्लान द जॉइंट ऑडिटर शेल। अब जॉइंट प्लान हम बना रहे हैं, एक साथ मिलकर हम प्लान बना रहे हैं, तो ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ेगा? तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर दैट डिफाइन द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ ईच जॉइंट ऑडिट। तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सा एरिया किस किस का है और कौन सा एरिया कॉमन है जिसपे हर एक ऑडिटर को काम करना है। ठीक है, इसके बाद एटसेटेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट। हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम अपना टाइम प्लान कर लेंगे, नेचर प्लान कर लेंगे, और कम्युनिकेशन कब कब रिक्वायर होगी वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद consider and communicate among all the joint auditors the factors that in their professional judgment are significant in directing the engagement team efforts। इसका मतलब है कि हम अपनी टीम को डायरेक्ट करेंगे अपने प्रोफेशनल जजमेंट पे, कि हमारा जो भी प्रोफेशनल जजमेंट है उसके तहत अपनी टीम के को गाइड करेंगे ताकि टीम काम कर पाए। ठीक है, इसके अलावा है ये वाला पॉइंट पढ़ो, तो कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन ऑन अदर और सिमिलर एंगेजमेंट्स परफॉर्म अर्लियर बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटीज रेलिवेंट। अगर एंगेजमेंट पार्टनर के पास कोई पुरानी नॉलेज है, वहाँ उसने किसी और जगह पे काम किया हो या यहीं काम किया हो पहले, तो वो अपनी नॉलेज को शेयर करेगा ताकि इस एंटिटी में काम आ पाए। ठीक है, जो अभी हम एंगेजमेंट कर रहे हैं उसमें काम आ पाए उसकी नॉलेज। ठीक है, इसके बाद है ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement। इसके बाद हम प्लानिंग में एक और चीज़ करेंगे कि हम अपना मतलब जो भी नेचर है इस एंगेजमेंट का और क्या टाइम रहेगा, कितनी डीपली हमें काम करना है, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए वो भी हम डिसाइड करते हुए चलेंगे। तो ये प्लानिंग का स्टेज पे आ गए। ठीक है, अब आ जाता है रिस्क। ये था आपका प्लानिंग का स्टेज। ठीक है, अब प्लानिंग का स्टेज यहाँ पर खत्म हो गया, अब आ जाता है रिस्क। ये सब कुछ पढ़ना ही है, अभी तक है ना आईसीआई ने इस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब आ गया रिस्क। रिस्क क्या कहता है? रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट नीड टू बी कंसीडर एंड असेस्ड बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। भैया जो भी तुम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो देखो ढूंढना हर एक जॉइंट ऑडिटर का काम है, एंड शैल बी कम्युनिकेटेड टू अदर जॉइंट ऑडिटर, और एक दूसरे को बताते हुए भी चलेंगे कि देखो ये मेरे को मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है। उसको आप डॉक्यूमेंट भी करोगे, वेदर पर्टेनिंग टू ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। नहीं, यहां तक ही करो बस, डॉक्यूमेंट तक। ठीक है, आप उसको डॉक्यूमेंट भी करते हुए चलोगे और आप अपना जॉइंट ऑडिटर्स को बताते हुए भी चलोगे कि ये मेरे को मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है। ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से रिलेटेड ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक करना है और यहाँ से यहाँ तक करना है। क्या कह रहा है? जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर for common and specific allotted areas of audit to be performed by each of the joint auditors and the same shall be communicated to those charged with governance। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करोगे। एक मिनट, TCWG की स्पेलिंग, TCWG। आप क्या करोगे? जॉइंट ऑडिटर क्या करेगा? डिस्कस करेगा और डॉक्यूमेंट करेगा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट TCWG के साथ। देखो ये TCWG में भी हम पढ़ चुके हैं, अब ये जॉइंट ऑडिटर भी यही करेगा। मतलब एक तरीके से पता क्या हो रहा है, जो भी एक ऑडिटर पे जितने भी एसेज लगते हैं ना, वो तो लग ही रहे हैं इंडिविजुअल पे। अब एज अ जॉइंट ऑडिटर में, अब 299 में हम जॉइंट ऑडिटर पढ़ रहे हैं, तो वो एक तरीके से उसी के ही वही बता रहा है कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। तो हम TCWG को भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, अपना एक्सटेंड, टाइमिंग और ये कि भाई हम कैसे ऑडिट करेंगे, हमारा नेचर क्या है, हम किस टाइम पे करेंगे, कितने टाइम लेंगे, कितनी गहराई तक करेंगे, हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम TCWG को बताते हुए चलेंगे, किस एरिया पे काम करेंगे और ये सब। ठीक है, The joint auditor shall obtain common engagement letter and common management representation letter। देखो ये कह रहा है कि आप जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेते हो ना, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कॉल करते हो मैनेजमेंट से, वो कॉमनली ले लेना। ऐसा नहीं है कि भैया ABC चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप तीनों के नाम पे अलग अलग ले रहे हो।
अब उसको बोल रहे हो क्या मैनेजमेंट को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बना के दे, अपनी जिम्मेदारियां गिनवा के दे और हम तीनों को अलग अलग लेटर भेज। वो क्या करेगा, कॉमन एक लेटर बना देगा, उस तीनों में आपका नाम लिख देगा और तीनों को सेंड कर देगा उसकी कॉपीज। ऐसी एंगेजमेंट लेटर जो है, हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें हमने एंगेजमेंट लेटर हमें उन्होंने दिया होगा, वो भी कॉमनली बनेगा, वो भी ऐसे इंडिविजुअली नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब कॉमनली कैसे बनेगा, देखो लेटर पे लिखा होगा कि इस बार ऑडिट करने के लिए ये फर्म्स हैं, ये हमारी ऑडिट करेंगे 25-26 में, 24-25 में। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा उसमें। इसके बाद है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग जॉइंट ऑडिटर्स द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंटेड शैल बी साइंड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स एंड द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी। अब देखो हमने एलोकेशन कर दिया काम का। अच्छा, अब यहाँ से आ जाओ बेटा, ये ना यहाँ से एक लाइन मार दो, यहाँ पर 10 है, ये अलग कर दो ये। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा यहाँ पर, मैं क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, पहले समझ लो क्या कह रहा है। देखो आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर्स, आपने काम बांट लिया, पहले आइडेंटिफाई किया फिर बांट लिया काम को। ठीक है, द वर्क एलोकेटेड डॉक्यूमेंट भी साइन। अब आपने क्या किया, सारे ऑडिटर है ना उस काम पे साइन कर लेंगे, हमने एक पेपर पे लिख दिया कौन क्या क्या काम करेगा और हमने साइन कर दिया और कम्युनिकेट कर दिया किसको, टीसीडब्ल्यूजी को, और हमने टीसीडब्ल्यूजी को भी कम्युनिकेट कर दिया देखो हम ये काम करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एलोकेशन वर्क हेल्प इन अवॉइडिंग एनी डिस्प्यूट। ये डॉक्यूमेंटेशन क्यों किया है हमने, ताकि हम ना कोई भी डिस्प्यूट या फिर कंफ्यूजन को अवॉइड कर पाए विच में अराइज अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ द वर्क टू बी कैरिड आउट बाय देम। भाई हमारे बीच में कोई भी क्लैरिफिकेशन कर पाए, ये इतना तो देखो समझ भी आ रहा है। हमने डॉक्यूमेंट कर दिया कौन क्या काम करेगा, तो कल को लड़ाई नहीं होगी कि अरे भैया तूने तो ये काम चेक ही नहीं किया, तो भाई वो कहेगा देख लिखा तो था कि ये काम तो तू चेक करेगा, तू देख तेरे साइन भी हैं, तो ये लड़ाई नहीं होगी, इसलिए हमने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। Further, the communication of allocation of work of the entity helps in avoiding the dispute or confusion which may arise between the entity and joint auditor. Even entity और joint auditor के बीच में भी कोई लड़ाई ना हो, उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। कल को entity ना बोले अरे देखो तुमने तो ये बोला ही नहीं था, हम बोलेंगे हमने लिखा तो था इसमें एलोकेशन ऑफ वर्क में कि ये वाला काम ये करेगा, तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन उस वाले ऑडिटर को क्यों प्रोवाइड करी, जबकि आपको करनी तो इसको थी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, मैं ना 3 क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ करवाऊंगा, 3 नहीं एक्चुअली 4 क्वेश्चन। तो मैं सोच रहा हूँ आपको ना पहले पढ़ा देता हूँ, बेटर रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, मैं ना एक नंबरिंग करवा देता हूँ, आप अपने बुक में नंबरिंग तो कर ही सकते हो, इसको मार्क करते हो चलो 7 पॉइंट। ठीक है, बस नंबरिंग करनी है और कुछ नहीं करना अभी। ये 7 पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है। ठीक है, और अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग जॉइंट ऑडिटर। इसको ऐसे पढ़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, अब जो मैं मार्क करवा रहा हूँ ना उसको ध्यान से मार्क करवाना, और मैं ना पॉइंट नंबर भी डालता रहूँगा क्योंकि ये अब क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से पढ़ो, ईच जॉइंट ऑडिटर शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर इंक्लूडिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ये मार्क करो पॉइंट नंबर 1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो जो काम जिसको मिलेगा ना, जो काम जिसको साझे वही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। क्यों यार, देखो अगर मान लो ABC 3 है, मैंने बोला कि A इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक करेगा, तो कल को अगर मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ निकला तो किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, क्या तीनों की पकड़ी जाएगी? या फिर तीनों कहेंगे कि हम क्या पागल थे, हम जो ऑडिट कर रहे थे तो हमें तो सबका काम रिव्यू भी करना चाहिए। देखो अल्टीमेटली जब ABC काम कर रहे हैं, मैंने तीनों को अलग अलग एरिया दे दिया। ठीक है, अगर मैं तीनों की गर्दन पकड़ूंगा इस काम के लिए तो ये जिम्मेदार होगा A। अब बात आती है कि तीनों क्यों नहीं जिम्मेदार होंगे। देखो अगर मैं तीनों को पकड़ूंगा ना तो भाई B और C कहेंगे कि फिर तो हम इसका काम चेक भी कर लेते हैं, और फिर आपस में एक दूसरे का काम अगर चेक करते रह जाएंगे तो भैया 3 ऑडिटर अपॉइंट करना तो बेवकूफ़ी थी। आपने 3 ऑडिटर क्यों अपॉइंट किया अगर आपको एक दूसरे का काम ही चेक करवाना था? तो मतलब ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, फिर तो होली ऑडिट। तो जो जिसका काम है उसी को साझे वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, यहाँ से सेकंड पॉइंट है, इन केस वेयर स्पेसिफिक डिवीजन जोन्स और यूनिट्स आर एलोकेटेड टू डिफरेंट
जॉइंट ऑडिटर, इट इज द सेपरेट, ये पूरा है यहाँ तक, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये पूरा, it is a separate and specific responsibility to each joint auditor to obtain information and explanation from the management in respect of such divisions and to evaluate the information and explanation so obtained by the said joint auditor. The joint auditor have proper coordination and rationalization whenever required. देखो क्या बोल रहा है ये, जिसको जो डिवीजन जोन स्पेसिफाई हुआ है वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगेगा मैनेजमेंट से और अपना काम करेगा। जब भी चाहे जॉइंट ऑडिटर आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूर रख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, आपस में बातचीत भी करते रहेंगे। आपस में अगर मान लो अगर कोई एसेट चेक कर रहा है और उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ देखने को पड़ जाए तो वो देख सकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। जो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बंदा चेक कर रहा था वो डेप्रिसिएशन चेक कर रहा है, मैं एसेट चेक कर रहा हूं तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन तो मैं भी देखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा डेप्रिसिएशन ना देखने के बजाय मैं उससे ना हेल्प मांग लूंगा, कोऑर्डिनेट कर लूंगा। तो कोऑर्डिनेट भी करेगा इंसान और अपना काम जो जिसको जो डिवाइड हुआ है, जो डिवीजन या जोन मिला है उससे रिलेटेड मैं मैनेजमेंट से खुद अपनी इंफॉर्मेशन मांगूंगा, ठीक है, हो गई बात। अब देखो, अब आगे बात होती है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो जिसका काम उसी को साझे, यही पढ़ाया था मैंने फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, जो जिसको काम मिला है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन भैया थर्ड पॉइंट कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान रहा ये बात। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सीवियल रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब कि ऑल द जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सीवियर, मतलब इन पॉइंट्स के अंदर सारे के सारे ऑडिटर्स ही जिम्मेदार होंगे। हम नहीं मानेंगे कि ये तो इसने बांटा हुआ काम था, ये भाई जो बांटा हुआ काम है उसकी बात अब गई। अब जो ये पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं ना इसमें सभी जिम्मेदार होंगे। इधर है ना स्लैश डाल के लिखो सर्कमस्टांसेस व्हेन जॉइंट ऑडिटर आर जॉइंटली लाइबल। अगर ये क्वेश्चन आता है सर्कमस्टांसेस व्हेन जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली लाइबल, तो ये पॉइंट्स लिख के आने हैं। लिखो दोबारा, सर्कमस्टांसेस व्हेन जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली लाइबल, ठीक है, लिख लिया। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, देखो मैं लिख दूं क्या तुम्हारे लिए, चलो मैं लिख देता हूं, सर्कमस्टांसेस व्हेन जॉइंट, चलो आप लिख लेना यार, मैं पता नहीं अभी ना राइटिंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट, ठीक है, ये लिख लेना। इसके बाद अब देखो वो हम सर्कमस्टांसेस पढ़ते हैं। भैया पहला सर्कमस्टांसेस तो 10-15 स्टार लगा लो, द ऑडिट वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर। भैया ऐसा कोई काम जो आप डिवाइड ही करना भूल गए या आपने जानबूझ के डिवाइड नहीं किया, बांटा नहीं, तो उसके लिए सब जिम्मेदार होंगे, ऑल जॉइंट ऑडिटर जिम्मेदार होंगे, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। मान लो ABC में हमने तीनों में काम बांट दिया बट कोई चीज़ थी जो मैंने नहीं बांटी, तो अब तीनों जिम्मेदार होंगे। एक एग्जाम्पल दे दूँ इसका, इसी का ही है, आपके क्वेश्चन आंसर्स में से ये एग्जाम्पल पढ़ा है मैंने। ABC मान लो कर रहे हैं एक बैंक की ऑडिट, तीनों ने अपना काम बांट लिया, लेकिन जो वहाँ का वो था ना IT इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका काम नहीं बांटा। IT इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों की ही है, ठीक है। अब वो तीनों डिसाइड करेंगे कि कब किसको करना है, बाहर से एक्सपर्ट को बुलाना है, क्या करना है, वो तीनों डिसाइड करेंगे, वो तीनों की अब जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने डिवाइड ही नहीं किया उसमें अंदर, जो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन शीट बनाई थी, TCWG को दी थी, साइन करी थी, उसमें डिवाइड ही नहीं किया। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कह रहा है डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज कंसर्निंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट टू बी परफॉर्म बाय ईच जॉइंट ऑडिटर। कोई अगर कॉमन ऑडिट एरिया था, इसको मार्क कर लेते हैं, कोई अगर कॉमन ऑडिट एरिया था उसके अंदर जो भी डिसीजन लिया है सबने, मतलब सहमति तो देखो जिसकी सहमति है सबने डिसीजन लिया है, चाहे मेजॉरिटी में लिया हो, कैसे भी लिया हो, ठीक है, जो सबने सहमति करी है कॉमन ऑडिट एरियाज के काम में, उसके लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है।
ये बी पॉइंट के ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन है ना ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन फिर बनेगा ऐसा कि मान लो ए बी सी थे, ए बी सी में तीनों में काम बटा हुआ था। अब तीनों ने डिसाइड किया कि इस काम के ऊपर तीनों ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है, मतलब ये हमारा कॉमन ऑडिट एरिया है। बाद में उन लोगों ने जो भी डिसीजन लिया फिर वो गलत हो गया, तो फिर तीनों ही जिम्मेदार होंगे उसके लिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय वन ऑफ देम एंड विच आर द एग्री अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर, ये भी मार्क कर लो। इसमें क्या हुआ, एक जॉइंट ऑडिटर ने दूसरे जॉइंट ऑडिटर को बताया कि भाई सुन, ऐसा है कि मतलब ये मैटर मुझे मिला है, और उसमें ना सबने एग्री कर लिया। जैसे मान लो कोई मैटर है और वो मिला दूसरे को, उसने बताया और एग्रीमेंट सबका हो गया। तो जिसमें सबका एग्रीमेंट हो गया ना, ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। जहां पर सबका एग्रीमेंट हो गया ना, इसको मैं मिटो देता हूं, इसको मैं मिटो देता हूं, इधर बस एग्रीमेंट पे ही मार्क करेंगे। जहां पर सबका एग्रीमेंट हो गया ना कि भाई हाँ हमारी मंजूरी है, ये सही काम है, तो वहां पर तो भैया सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, एबीसी में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, मेरे को कुछ मिला, मैंने कहा यार ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मुझे मिला है इसमें मेरे को डाउट है। मैंने सबकी मीटिंग बिठाई, सबसे बात करी। अगर वहाँ बी और सी भी बोल देते कि नहीं यार देख ले भाई तेरा कॉल है, तो यहाँ पर वो जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन यहाँ पर मैंने उनकी लिया, डिस्कशन किया, और वो भी एग्रीड है कि नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो मैं करके आ गया और मैंने डॉक्यूमेंट भी कर दिया इस चीज़ को। कल को अगर मैं पकड़ा जाऊंगा ना, तो मैं बोल दूंगा कि भैया देखो ये एग्री, ये भी कर रहे थे दोनों। तो अगर किसी चीज़ में अगर ये लोग एग्री कर रहे हैं, कौन सी चीज़ पे, कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को नोटिस करवाया कि देखो ये चीज़ मुझे मिली है, बताओ इसमें क्या करना चाहिए, और तीनों सारे अगर उसमें एग्री कर रहे हैं, तो जो जिसने एग्री किया है वो सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए, ठीक है। ठीक है, एग्जामिंग दैट, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रेलिवेंट स्टैट्यूज। भाई साहब आ जाओ, आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वर्क को डिवाइड नहीं करते हो। देखो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम्स को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एज पर शेड्यूल 3 बनती है, उसमें अगर कोई आपकी गलती मिली है तो सारे के सारे ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके ऊपर एप्लीकेबल एफआरएफ अप्लाई हुआ है कि नहीं, तो भैया इसके लिए भी तीनों ही वो होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पॉइंट आ गया और एप्लीकेबल एफआरएफ का पॉइंट आ गया। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टैट्यूज का आया था, ठीक है। तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो तीनों ही जिम्मेदार होंगे, ये काम बढ़ता नहीं है। इंश्योर दैट ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूज एंड एप्लीकेबल स्टैंडर्ड ऑन एस एंड अदर रेलिवेंट प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय आईसीआई। भाई आईसीआई ने जो भी एसए दिया है, ठीक है, उसके ऊपर आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। कोई प्रोनाउंसमेंट आईसीआई ने इशू किया है, उसको आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। कोई लॉ उस पर लगा हुआ है कंपनी में, उसको आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे। भाई ये जिम्मेदारी भी तीनों की होती है, ठीक है। अगर मान लो आईसीआई ने कोई प्रोनाउंसमेंट दे रखा है जॉइंट ऑडिटर पे, वो तीनों के ऊपर वो एप्लीकेबल होता है, तो उसमें तीनों ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है। इसको भी आप बांट नहीं सकते हो, ठीक है। हमने पढ़ लिया। अब मैं एक बार देख लूँ कि आगे नहीं, आगे वाले पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। देखो इसको मार्क करो, ये सारे पॉइंट इसी पेज पे है ना, हाँ ठीक है। इसको मार्क करो 4th पॉइंट, इसको मार्क करो 5th पॉइंट, और इसको मार्क करो 6th पॉइंट, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा। पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। वेयर इन कोर्स ऑफ ऑडिट जो जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस द मैटर विच आर रेलिवेंट टू द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर ऑफ विच डिजर्व देयर अटेंशन, तो वो रिक्वायर डिस्क्लोजर और जजमेंट। एक मिनट, द सेड जॉइंट ऑडिटर शैल कम्युनिकेट सच मैटर ऑल अदर जॉइंट ऑडिटर इन राइटिंग प्रायर टू द, इसमें ये मार्क कर लो, एक तो राइटिंग prior to the completion of audit or across matter which are relevant to the areas of the joint। भैया ऑडिट करते हुए मान लो जॉइंट ऑडिटर में से किसी एक ऑडिटर को ऐसी कोई चीज़ मिली जो दूसरे ऑडिटर के लिए है, और उसको उसकी अटेंशन, मतलब उसको अटेंशन में डालना पड़ेगा ये चीज़, तो वो है ना राइटिंग में पहले ही बता दे उस ऑडिटर को।
बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट कंप्लीट होने से पहले पहले बता दे। ये नहीं कि ऑडिट कंप्लीट होने के बाद बता रहे अरे अरे मुझे याद आया मैंने वहां ऑडिट करी थी उसमें एक पॉइंट मिला था वो तो आपके लिए बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं होगा, पहले बताते हो चलो ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद कह रहा है इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर टू डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, टू बी अप्लाइड इन रिलेशन फॉर एरियाज ऑफ वर्क एलोकेटेड टू सेट जॉइंट ऑडिटर। It is the individual responsibility of each joint auditor to study and evaluate prevailing system of internal control, assessment of risk to the area which allocated to the state। आपको जो एरिया मिला है उसका इंटरनल कंट्रोल, उसका रिस्क आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसमें आपका क्या नेचर लग रहा है, क्या टाइमिंग लग रहा है, क्या एक्सटेंड लग रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है। और एज रिगार्ड टू द decision taken by all joint auditor under the audit planning in respect of common joint areas concerning the nature, timing, extent of the audit procedure to be performed by each of the joint auditors. All the joint auditor are responsible only in respect to the appropriateness of the decision concerned in the nature, timing, extent of the audit procedure among them. प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑडिट प्रोसीजर इज इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिट कंसर्न। ये भी समझाने लायक कुछ है नहीं इसमें कि आपने प्लानिंग के टाइम पे जो नेचर एंड टाइमिंग ऑफ एक्सटेंड डिसाइड किया था वो पर्सन उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जितना जितना उसको डिवाइड किया हुआ है काम को, ठीक है। तो काम की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड के ऊपर था वो पॉइंट, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं यहाँ पर। चलो अब मैं आपको ये 7 पॉइंट मार्क करवाए हैं, राइट। अब ये चैप्टर यहाँ से तो अलग हो जाता है। अब ये 7 पॉइंट के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने लिख रखा है, कहाँ गया, हाँ। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, हम यहाँ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1, किसी और पेन से लिखें, एक मिनट, किसी और पेन से लिखते हैं, रेड पेन से लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इतना डायरेक्टली नहीं पूछेगा, एक कहानी दे देगा आपको कि भैया एक कंपनी ने ABCDEFGH जो भी हैं उनको ऑडिटर अपॉइंट किया, जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किया, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए दे देता है तो आपको पॉइंट नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे पॉइंट लिखने हैं, जिसमें आपका 3rd नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब 3rd नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ही आपको मार्क्स दिलवाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 6 पॉइंट्स लिख कर आएगा तो आपके मार्क्स आएंगे। तो आप कहोगे कि सर फिर ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट क्या चीज़ है। तो बच्चों ये आपको 1 और 2 पॉइंट जो है ना, ये आपको लिख कर आने पड़ेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है 3rd पॉइंट की, फिर है उसके बाद 1st पॉइंट की इंपॉर्टेंस, ये भी आपको लिखना ही लिखना है। मतलब 1st पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है एज पर एसे 299। फिर ये ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू देम एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये 1st पॉइंट लिखना है आपको। फिर आप सीधा 3rd पॉइंट भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, लेकिन अगर देखो आपको अच्छी प्रेजेंटेशन रखनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ICAI ने अपने सजेस्टेड आंसर में 1, 2, ये 3 और ये 4, 5, 6 पॉइंट भी बता रखे हैं। आप कर क्या सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ छोटे से छोटा करने के लिए। 1 और 3 तो देखो लिखना ही लिखना, 2 भी लिखना है, लेकिन 2 आप छोड़ सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन 2 एक और क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा उसमें लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये 1 और 3 पॉइंट लिख देना और 4, 5, 6 को छोटा लिख देना, ठीक है। 4 को छोटा करके लिख देना, 5 को छोटा कर लेना, 6 अगर ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, ठीक है। 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उसको भी छोटा कर सकते हो तो छोटा कर देना। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है 3rd पॉइंट जो आपको मार्क्स देगा, बाकी सब तो सपोर्टिव पॉइंट्स हैं, तो इनको छोटा छोटा भी लिख सकते हो, ठीक है। आ जाओ 2nd क्वेश्चन पे। देखो 2nd क्वेश्चन ये रहा, ये है आपका 2nd क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 2nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है 4 ऑडिट फर्म्स, भाई साहब 4 ऑडिट फर्म्स को आपने अपॉइंट किया है, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ एक बार। तो उसमें क्या हुआ था, आपने एक बैंक की ऑडिट कर रहे थे, उस बैंक की ऑडिट में ना आपने सारा काम डिवाइड कर लिया, लेकिन हाउएवर वर्क रिलेटेड टू IT सिस्टम एंड कंट्रोल इज नॉट एलोकेटेड बाय देम टू वेरी नेचर, आपने इसको एलोकेट नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ,
वाइल प्लानिंग द अबव कॉमन एरिया इट वॉज डिसाइडेड टू टेस्ट। उसके बाद देखो यहाँ से पढ़ते हैं, तो ये काम जो था ना आईटी से रिलेटेड, ये एक्चुअल ऑडिट प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग कंट्रोल ओवर बैच प्रोसेसिंग, मतलब इनमें से ही एक काम ये वाला था, वर्क परफॉर्म बाय डीईएस एंड एसोसिएट, ये इसने कर दिया। मतलब देखो ये काम डिसाइड नहीं किया था कि कौन करेगा, लेकिन डीईएस ने कर दिया, खुद से कर दिया जाकर, ठीक है। In case the work relation to above audit firm is not performed professionally by DES, discuss what is the responsibility of the lapses lie under, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर ये रहेगा कि देखो एलोकेट नहीं किया था, लेकिन ऑल्दो दिस वाज नॉट, मतलब ऑल्दो देयर वाज प्लानिंग जॉइंटली, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इसके लिए डीईएस ही रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसने इसके ऊपर काम कर दिया। आंसर ये रहेगा। आप पीछे भी एक बार इसका आंसर देख लेना, लेकिन मैं आपको अब इसमें बता देता हूँ आपको पॉइंट नंबर क्या लिखना है। आपको इसके आंसर में जो पॉइंट नंबर मैंने लिखवाए थे ना, उसमें 1+2 लिख के आना है बस। वो 1 2 3 4 5 6 थे ना, ये देखो 1 और 2। एक 1 में ये बता दोगे कि जो जिसका काम है उसी को साझे, ठीक है, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और सेकंड वाले में वो डिवीजन ऑफ जोन एरियाज के अकॉर्डिंग जिस जिसको जो जो काम है वो उसके लिए वो काम जुटाएगा और वो करेगा। इसके बाद इसमें कंक्लूजन में यही लिखा है, इन केस ऑफ एनी लैप्सेस इन परफॉर्मिंग सच प्रोसीजर्स डीईएस एंड एसोसिएट वुड बी रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने ये आंसर दिया हुआ है। अब देखो सच बताओ ना, दिल नहीं मानता इस आंसर के लिए, लेकिन इन्होंने यही आंसर दे रखा है कि भैया उसने वो काम कर दिया। आप इसको इस तरीके से याद कर लो कि देखो जो काम नहीं डिवाइड करने के लिए किया था उसके लिए तो देखो सभी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि जो काम है वो अच्छी तरह डिवाइड तो हुआ नहीं, लेकिन एक बंदा था जिसने जो काम डिवाइड नहीं हुआ उसमें से कुछ काम खुद से परफॉर्म कर दिया, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है। बस ये इसमें आंसर में इन्होंने लिख दिया। अब एक और क्वेश्चन आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन आपका है ये रहा। आप आ जाओ यहाँ पर। देखो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको अपने उसमें से करवाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। यार बच्चों एक मिनट रुकना, एक्चुअली मैंने सेव नहीं की थी फाइल, सेव कर रहा था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डाइस लिमिटेड है, ठीक है, उसकी ऑडिट करिए एक तो CAMN कंपनी ने और एक CAPQN कंपनी ने। तो ये कौन हो गए, आपस में जॉइंट ऑडिटर हो गए। अब क्या हुआ देखो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वर्क वॉज लुक्ड अंडर बाय द MN कंपनी। इन्वेंट्री को कौन देख रहा था, MN कंपनी देख रही थी, बट देयर वॉज नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इस बात का कि इन्वेंट्री को कौन देख रहा था। तो कमेंट करो अबव सिचुएशन रिगार्ड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द जॉइंट ऑडिटर। देखो यहाँ पर मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या बात हुई थी, पिछले क्वेश्चन जो बुक वाला क्वेश्चन था और टेस्ट योर नॉलेज का, उसमें क्या बात हुई थी, उसमें हमारा जो बंदा था ना वो काम कर रहा था, लेकिन इसका कोई वो नहीं था, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं करी गई थी। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है। इसने बोला कि इन्वेंट्री पे MN कंपनी ने काम तो किया है, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। हुआ क्या, देखो पिछले वाले में क्या हुआ था, पिछले वाले में हमने एक एरिया था आईटी वाला, वो बांटा नहीं आपस में, ठीक है। बाद में उसमें डीईएस ने काम कर दिया। अब काम कर दिया तो बात उठी होगी, तो हमने बोल दिया कि भैया देखो यहाँ पर तो डीईएस ही रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि इसने काम कर दिया। लेकिन अगर वहाँ डीईएस बोल देता ना कि भैया बताओ इसमें क्या मतलब, मेरे तो कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही नहीं है, तो ये वाला आंसर आ जाता। अब यहाँ पर क्या हुआ, CAMN कंपनी ने इन्वेंट्री पे काम कर दिया और उसने बोला कि भैया कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि ये काम मुझे मिला है, तो आंसर इज नो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब जहाँ पर देखो डॉक्यूमेंटेशन वाला आंसर आ जाएगा ना, वहाँ पर आपको ये बुक का 7th पॉइंट लिखना पड़ेगा। 7th पॉइंट कौन सा, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये पहले पढ़ाया था कि कोई भी देखो आइडेंटिफिकेशन जो आप कर रहे हो, एक मिनट रुकना, 7th पॉइंट ये वाला था। तो यहाँ पर मैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर तो लिखा ही नहीं मैंने, क्वेश्चन नंबर वो 2 था ना, ये थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब आपने कोई डॉक्यूमेंट्री वो नहीं दिया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एलोकेशन ऑफ वर्क, आप क्या करोगे, साइन करोगे डॉक्यूमेंट को और शैल बी कम्युनिकेट टू TCWG को कम्युनिकेट करोगे तो डॉक्यूमेंट, और ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये सारा पूरा 7th पॉइंट आपको लिखना है इसके अंदर। एक मिनट, हाँ, तो 7th पॉइंट इसके अंदर पूरा लिखना है एंड फर्स्ट पॉइंट लिखना है।
मतलब पहले 7 पॉइंट लिख देना, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिख देना कि ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर इंक्लूडिंग, ठीक है, वो लिख देना। उसके बाद लिखना इन द प्रेजेंट केस दो इन्वेंट्री वॉज लुक्ड बाय एमएन कंपनी, इन्वेंट्री देखी तो एमएन कंपनी ने है, बट इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ही नहीं, इन्होंने कोई साइन किया ही नहीं था, इसका मतलब कोई डिवीजन नहीं किया वर्क बिटवीन देम, बोथ जॉइंट ऑडिटर्स विल बी लाइबल फॉर इट, तो दोनों के दोनों इसके लिए लाइबल हो जाएंगे, और कंक्लूजन में भी यही लिखना है कि दोनों लाइबल हो जाएंगे। बात आ गई समझ? देखा है आंसर कितना घूम गया है। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में एक काम को बांटा नहीं था, डीईएस ने जाके खुद कर दिया, तो हमने आंसर में क्या लिखा, आंसर में हमने लिखा वो वाले पॉइंट, ये वाले हमने आंसर में ये डिवीजन ऑफ वर्क वाला पॉइंट लिख दिया था, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिखा था। लेकिन जहां पर बात आई डॉक्यूमेंटेशन की कि भैया ये बताओ ये इसमें डिवाइड नहीं किया था काम को, और वैसे उसने डिवीजन ऑफ द वर्क के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन बात वही बनती है कि इसने काम को डिवाइड नहीं किया था, उसने जाके एक सीए ने जाके उसको मतलब चेक कर लिया और उसने बोला कि भैया कोई डॉक्यूमेंटेशन है इसके लिए, उसने कहा नहीं यार डॉक्यूमेंटेशन तो हमने नहीं करवाया, तो इसमें भी सभी जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट और 7th पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने है ना एक लाइन लिख भी रखी है, पता नहीं आपने नोटिस की थी कि नहीं की थी। यहां पर मैंने लिख रखा है राइट ओनली व्हेन डॉक्यूमेंटेशन इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई हो ना तभी आपको ये 7 पॉइंट लिखना है, ठीक है, वरना तो 1 और 2 आ जाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेगा तो 1 to 6 सब आएगा। अब तीनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। अब आ जाओ एक थर्ड क्वेश्चन का ये एक पार्ट है, इस पे आ जाओ। ये देखो मैंने एक क्वेश्चन और करवा रखा है यहाँ छोटा सा, वो कह रहा है अगर मान लो यहां पर इन्वेंट्री की जगह होता वेरिफिकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड अनडिवाइडेड, मतलब एक कंसोलिडेशन के ऊपर है ना वेरिफिकेशन करना था, वो डिवाइड करना रह गया। अब डिवाइड करना रह गया तो आपको क्या क्या पॉइंट लिखना पड़ेगा यहां पर, देखो आपको पहले तो बुक का वो फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था कि आपको ईच ऑडिटर आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और आपको थर्ड पॉइंट का ए और सी लिखना पड़ेगा। एक बार चले जाएं, ये देखो फर्स्ट पॉइंट लिखना पड़ेगा यहां पर आपको एक तो कि जो जिसके सॉरी, अरे कहाँ गया इसका बैक करने का, ये रहा बैक, हाँ। तो एक तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो जो जिसकी जिम्मेदारी उसी को साझे, और थर्ड पॉइंट का ए और सी आ जाएगा। ए और सी मतलब ये वाला पॉइंट, एक तो ये आ जाएगा द ऑडिट वर्क इज जो डिवाइड नहीं हुआ उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ये वाला जो मैटर किसी और के एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर की नोटिस में ले आया और सब उस पर एग्री कर गए या दोनों उस पर एग्री कर गए तो उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो एग्री किए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये किस क्वेश्चन का आंसर था, ये था अगर वेरिफिकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड अनडिवाइडेड, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ कंसोलिडेशन करना था वो अनडिवाइडेड रह गया, तो आपको 1 और 3 दोनों एक्सप्लेन करने हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर वो भी बता देता हूँ, बच्चे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, थर्ड को नहीं करते हैं। तो आपको सॉरी फर्स्ट और थर्ड को कर देते हैं, ये ए और सी में से सी नहीं करते हैं, ए कर देते हैं, तो ए और सी दोनों करने हैं। फिर बताने हैं इन द प्रेजेंट केस, आपको पूरी स्टोरी सुनानी है, जो भी स्टोरी आपको गिवन होगी उसके बाद बताना है हैंस जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। अच्छा एक क्वेश्चन एक और मैं बच्चों की गलती बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पर पता है जहाँ लिखा है ना कमेंट, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन विद रिगार्ड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग जॉइंट ऑडिटर। तो बच्चा क्या करता है, जिसने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करी वो क्या करेगा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते ही वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 की, भैया वो करना ही नहीं था हमें। तो यहाँ पर ये हमें क्या ध्यान देना है बच्चों, अब देखो तुम्हें मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया, अब तुम ध्यान दे दोगे। नो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते ही आपको क्या ध्यान देना है, 7th पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट तो आएगा ही आएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट तो सब में चेप देना, समझ आ गया। चलो ठीक है आगे बढ़े, आ जाओ। अब है चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। अब आप कहोगे पहला क्वेश्चन कौन सा था, ये तो 3 क्वेश्चन हो गए। नहीं बच्चों 3 नहीं, एक्चुअली 4 करवाए हैं। अब आप कहोगे ये तो 4 क्वेश्चन इसमें ही हो गए, तो अब कौन सा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये है ना चैप्टर के 2 ही पार्ट्स हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला पार्ट खत्म हो गया, अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ बच्चों। अब ये दूसरा पार्ट है, दूसरा क्या मतलब 3 पार्ट्स हैं, दूसरा समझ लो, उसमें से एक और आएगा वो छोटा सा ही है, ये भी छोटा सा ही है। ऑडिटर कंक्लूड, एक मिनट, ऑडिट रिपोर्टिंग इसको पढ़ो, ठीक है, ऑडिट रिपोर्टिंग इसको पढ़ना। ऑडिट रिपोर्टिंग में आप ये जो मैं मार्क करवा रहा हूँ उसको बस ध्यान से मार्क करो, और जितना मैं मार्क करवा रहा हूँ ना बस उतना ही पढ़ना।
इसको पॉइंट नंबर मार्क करो 8th, इसको मार्क करो 9th, और इसको मार्क करो 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मार्क कर लिया। अब आ जाओ 8th पॉइंट क्या, कहाँ से कहाँ तक है? 8th पॉइंट यहाँ से लेकर रिपोर्ट तक है। इसको है ना बेटर होगा जब आप पेपर में इसको लिखो ना आंसर को, तो ये जो जो पॉइंट मैं मार्क करवा रहा हूँ इसका अलग अलग पैराग्राफ बनाना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में ईजी हो। एक ये हाउएवर से लेकर रिपोर्ट्स तक करो, एक जॉइंट ऑडिटर से लेकर डिसएग्रीमेंट तक करो, एक फर्दर सेपरेट ऑडिट से लेकर यहाँ तक करो। ठीक है, ये कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट्स हैं जो 8th नंबर के अंदर है। ठीक है, तो सर इसका क्वेश्चन बताओगे आप? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 डाल लो। एक्चुअली वो 3rd क्वेश्चन का ही एक सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने वो अलग उसका नंबरिंग नहीं डलवाई। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब यहाँ है, इसका मैंने नंबरिंग नहीं दिलवाई थी ये। ठीक है, अब ये 4th पॉइंट कर रहे हैं। देखो 4th पॉइंट पता है क्या है आपको ना, क्वेश्चन में ये दिया होगा मेजॉरिटी गिवन होगा। अच्छा, मेजॉरिटी का क्या मतलब है? क्या क्वेश्चन होगा सर? एक बहुत बड़ी कहानी लिख रखी होगी, ठीक है, उसमें लिख रहा होगा कि ए कह रहा है 1 आएगा, बी कह रहा है 2 आएगा, सी कह रहा है 2 आएगा, और मेजॉरिटी विंस। अब इनकी रिपोर्ट बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, इसकी ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट की बात कर रहा होगा कि रिपोर्ट अलग अलग बनेगी, तो ऐसा क्वेश्चन होगा। या फिर क्वेश्चन दे रखा होगा कि रिपोर्टिंग इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बताओ, तो आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? पहले तो आप लिख के आओगे कि ऐसे 299 क्या कहता है? ऑडिट ऑफ जॉइंट ऑडिटर, ठीक है, सॉरी, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, जॉइंट ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद लेज डाउन द प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ जॉइंट ऑडिटर टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉइंट ऑडिटर एज लेज डाउन एसेट 200। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है चैप्टर की? ये वाली लाइन लिख दी है। इसके बाद 8th पॉइंट लिख देना है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली 8 पॉइंट लिख देते हैं। आपको ये वाली लाइन भी लिखनी है फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, फॉर गुड हैंड राइटिंग नहीं, एक्स्ट्रा मार्क फॉर नाइस नॉलेज, सच बताऊं तो। अब आ जाओ 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ना दोस्तों, बहुत प्यारा पॉइंट है। द जॉइंट ऑडिटर है रिक्वायर्ड टू इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। देखो असलियत में मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग से? एक रिपोर्ट जाती है, एक रिपोर्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी की एक रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाउएवर वेयर द जॉइंट ऑडिटर आर इन डिसएग्रीमेंट, एक ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो 1 होगा, वो कह रहा है नहीं भाई 2 होगा, वो कह रहा है नहीं भाई 2 होगा। 2 मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं बस। वो कह रहा है कि नहीं ऐसे होगा, वो कह रहा है ऐसे होगा। ठीक है, तो अ जॉइंट ऑडिटर्स आर इन डिसएग्रीमेंट विद रिगार्ड टू द ओपिनियन और मे मैटर्स टू कवर्ड बाय द जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट, दे शैल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ये कह रहा है कि भैया बी और सी, अगर ये 2 कह रहे हैं ना, तो बी और सी अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दो और ए अपनी खुद की एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बना के आएगा। हाँ, तो यहां पर 2 ऑडिट रिपोर्ट जाएंगी। आंसर है यस। देखो होता क्या है, पहली लाइन में क्या लिखा है? जाएगी तो कॉमन रिपोर्ट, लेकिन सेपरेट किस केस में जाएगी? एक मिनट, इसको अलग कलर से क्यों करें हम मार्क? जाएगी तो कॉमन, सेपरेट तब जाएगी जब कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है। अगर डिसएग्रीमेंट हुआ है तो सेपरेट जानी चाहिए। समझ आ रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी। भाई साहब इसको तो अलग ही कलर से मार्क करवाऊंगा। अरे अलग कलर बोला, फिर सेम से कर दिया। मेजॉरिटी क्यों भाई साहब? अगर देखो ये क्या बोल रहा है, हर क्वेश्चन की मांग यही होगा, मेजॉरिटी वाला पॉइंट। ये क्या कह रहा है कि भाई मेजॉरिटी से मतलब नहीं है, अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द मेजॉरिटी। ऐसा नहीं है कि भाई मेजॉरिटी ये कह रही है तो भैया मेरे को भी यही करना पड़ेगा। इट्स नॉट बाउंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, ओपिनियन मैटर कवरिंग द शैल एक्सप्रेस ओपिनियन इन द फॉर्म जॉइंट सेपरेट डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट देके आएगा इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, यही लिखा हुआ है। 4th पॉइंट पे आ जाओ। फर्दर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शैल ऑल्सो मेक रेफरेंस टू द ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स। मतलब ये कहना चाहता है, ये ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि अब देखो, अब बी और सी अलग ऑडिट रिपोर्ट देंगे,
ए ने अलग ऑडिट रिपोर्ट दी है, तो अब ए अगर अलग रिपोर्ट दे रहा है ना, तो बी और सी अपनी रिपोर्ट में ये चीज बताकर आएंगे कि ए ने अलग रिपोर्ट दी है, और ए भी अपनी रिपोर्ट में बता के आएगा कि मेरे अलावा बी और सी ने अलग रिपोर्ट दी है। पढ़ो दोबारा से, फर्दर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शेल ऑल्सो मेक रेफरेंस, जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इसने ए ने दी है ना, और बी और सी भी एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट ही है, ये अलग ऑडिट रिपोर्ट है, वो अलग रिपोर्ट है, वो आपस में इस चीज का भी रेफरेंस देंगे कि भैया दूसरे ऑडिटर ने अलग ऑडिट रिपोर्ट दी है, ठीक है। सच रेफरेंस, वो रेफरेंस दिया कहां जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट के किस पार्ट में, तो ये अदर मैटर पैराग्राफ में, इसको मार्क कर लेते हैं हम, अदर मैटर पैराग्राफ में ऐसे 706 में दिया जाएगा। ऐसे 706 में अदर मैटर पैराग्राफ होता है जहां पर मिसलेनियस चीजें बताई जाती है, तो वहां पर ये पॉइंट बता के आएगा। अच्छा, ये मिसलेनियस में अपनी लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, यहां मिसलेनियस टर्म यूज नहीं होता है, बाद में जब ये ऐसे 706 पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको याद। तो कभी भी आपका क्वेश्चन अगर ये वाला आता है ऑडिट रिपोर्टिंग से रिलेटेड या फिर मेजॉरिटी से रिलेटेड, ये मेजॉरिटी पे क्वेश्चन बनेगा, अरे ये मेजॉरिटी पे क्वेश्चन बनेगा, तो इससे रिलेटेड आता है या ऑडिट रिपोर्टिंग से रिलेटेड आता है, तो भैया आप ये आंसर लिख के आओगे। क्लियर क्लियर। क्या सर इसके आप कोई क्वेश्चन दिखा दोगे हमें? आंसर, ये बच्चों क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको रॉ मटेरियल दे दिया है कि ये लिखा होगा तो ये करके आना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ आईसीआई के जादुई क्वेश्चन पे। जादुई क्वेश्चन क्यों सर? क्योंकि आईसीआई यहाँ पर पागल हो चुका है। सर क्या बोल रहे हो आप, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं आईसीआई को, क्योंकि आईसीआई सच में हो चुका है। आईसीआई यहाँ आपसे खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, और फिर मैं आपको प्रूव करूंगा कि आपका आंसर गलत है। फिर आप कहोगे कि अरे कैसे, फिर मैं कहूंगा आईसीआई ने ऐसे लिखा है तो रट लो, लेकिन फिर आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे रट ले, पेपर में वर्डिंग चेंज हो गई, तो फिर मैं आपको 2 वर्ड्स मार्क करवाऊंगा जिसमें अगर ये पॉइंट आ गया तो आपको यही लिखना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि आईसीआई एक लाइन ऐसी लिख देता है जिससे कि पूरी कहानी चेंज हो जाती है, यहाँ पर आईसीआई ने एक वर्ड ऐसा लिख दिया है कि पूरी कहानी चेंज हो जाती है, और जो कि वो कहानी समझ भी आईसीआई को ही आती है, कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं समझ पाएगा। मैंने 2 चीजें करवाई, देखो एक तो मैंने आपको ये देखो यहां मैंने एक क्वेश्चन जो ये करवाया था, अरे हम तो बहुत पहले पहुंच गए भैया, हमने ये पहले करवाया था, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी। अगर एग्जामिनर पूछता है जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले पॉइंट लिखने हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन दे देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख देता है तो 7 और 1 पॉइंट, 7 डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला नॉर्मल पॉइंट। और अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, अब ध्यान से पढ़ो। कंपनी ने न्यू जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किए। कहानी इस प्रकार थी, मेरे को कहानी याद आ रही है। कंपनी के यहाँ पर पहले कोई जॉइंट ऑडिट बस ऑडिट करता था, फिर वो होता है ना 10 साल बाद ऑडिटर चेंज करना होता है, तो कंपनी ने चेंज किया, फिर पता किया कि यार जो नया ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं ना वो छोटा ऑडिटर है, तो उसने कहा एक और ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। अब न्यू जॉइंट ऑडिटर, दो अलग अलग जॉइंट ऑडिटर इसने अपॉइंट किए। सिंस कंपनी इज न्यू टू देम, अब कंपनी तो नहीं है उनके लिए, तो आप बताओ द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट टू whom ऑडिट वर्क हैज बीन डिवाइडेड। अब ये वर्क डिवाइडेड से क्या याद आ रहा है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ रही हैं, कुछ याद आ रहा है? थर्ड पॉइंट जो मार्क करवाया था उसका ए पार्ट जो था, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ रही हैं, राइट। मैनेजमेंट हैड अ डिस्कशन एंड अंडरस्टूड दैट ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क एलोकेटेड टू हिम, ठीक है। whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him। सेपरेट रिपोर्ट से हमें सीधा समझ आ रहा है कि 8th पॉइंट डिस्कस होगा, ठीक है, ये तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ वर्क डिवाइडेड से हमें समझ आया कि आई थिंक यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पार्ट शेयर होगा, 3rd पॉइंट डिस्कस होगा। आंसर इज रॉन्ग। आपका सारा ध्यान देखो यहाँ जाना चाहिए। मैनेजमेंट हैड डिस्कस एंड अंडरस्टूड दैट ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क एलोकेटेड टू हिम। अब ये जो ईच जॉइंट ऑडिटर है ना, यहां पर इसने क्या बोला कि आप क्या लिख कर आओगे, देखो इसमें ना इसके 4 पार्ट कर दिए। मैं आपको पहले यहां से आंसर करवाता हूं। पहले तो कह रहा है ये आपको आंसर नंबर 4 आप लिख के आना। आंसर नंबर 4 क्या है? यहां से यहां तक ये आपको ऐसे 299 ये ऐसे 200 वाला बताना है। फिर ये 8th पॉइंट भी ऐसे आंसर 4 में है तो आपको 8th पॉइंट भी बताना है,
ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है 9 और 10 पॉइंट बताना, क्यों, वो हमें पता चला है ईच जॉइंट ऑडिटर से। तो ये ईच जॉइंट ऑडिटर की क्या कहानी है सर, थोड़ा बता दोगे हमें? हाँ, ये देखो, ये कह रहा है ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल टू एज्यूम डैट, भाई हर एक जॉइंट ऑडिटर ये एज्यूम करके चलेगा कि, एक तो यहां से लेकर आप मार्क करो यहां तक। बच्चों ये जो मैं मार्क करवा रहा हूं ना, ये आईसीआई ने ही अपने सजेस्टेड आंसर में इतना ही दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल टू एज्यूम दैट joint auditor have been carried out their part of the joint work and work has actually been performed in accordance with the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountancy of India. It is not necessary for a joint auditor to review the work performed by other joint auditor. भाई जिसने जो काम किया है दूसरा उसके काम को चेक ना करे, ठीक है, रिव्यू ना करे। जिसने जो काम किया है अपने एसेस के हिसाब से वो काम उसका वहीं रहने दो, गला पकड़ा जाएगा तो उसका पकड़ा जाएगा, ठीक है, ये यहां लिखा हुआ है। फिर बी पॉइंट पे लिखा है द अदर जॉइंट ऑडिटर हैव बॉट टू सेट जॉइंट ऑडिटर्स नोटिस एनी डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ और सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दैट आर रेलिवेंट फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नोटिस इन कोर्स ऑफ ऑडिट। अगर मुझे लगता है कि दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरा जॉइंट ऑडिटर है वो किसी मतलब किसी एफआरएफ से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से डिपार्चर ले रहा है, वो गलत कर रहा है, ठीक है, उसको नहीं समझ आया, वो गलत कर रहा है, या फिर कोई और अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा है, ठीक है, मेरे को ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन मिली तो मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अदर जॉइंट है ब्रॉट टू से नोटिस, मैं उसको ये चीज़ नोटिस में दिखाऊंगा कि देख तू गलत कर रहा है, ठीक है, ये मेरा काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Before finalizing their audit report, the joint auditor shall discuss and communicate with each other their respective conclusions that would form content of audit report. ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने से पहले, फाइनलाइज करने से पहले आप क्या करोगे, सारे जॉइंट ऑडिटर एक साथ बैठोगे, कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे के साथ कि मैं किस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, मेरे को यहाँ क्लीन रिपोर्ट देनी है या मॉडिफाई करनी है, या फिर मेरे को कोई चीज़ है जो कारों में डालनी है, तो वो सब कुछ डिस्कस करते हुए चलोगे। बस यही पॉइंट था, तो आप समझ गए। बस इसी के साथ ये वाला यहीं ख़त्म हो जाता है। अब आगे 402 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये ख़त्म हो गया। क्वेश्चन आंसर प्लीज़ 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 ध्यान से कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर मैं दोबारा से खोल देता हूँ, ये प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना पांचों क्वेश्चन, प्लीज़ यार, प्लीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। और लिख के देख लेना अगर हो सके तो, प्लीज़ लिख के देख लेना। अगर मैं आपके लिए लिख सकता हूँ तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए लिख सकते हो, राइट। अच्छे बच्चे हो ना मेरे, चलो ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।